प्रोफेशनल रेसलिंग हमेशा से एक ऐसा स्पोर्ट रहा था जहां पे मेल सुपरस्टार्स की हमको डोमिनेंस देखने को मिलती थी, लेकिन मंडे नाइट वॉर्स ने मौका दिया फीमेल एथलीट्स को शाइन करने का, अपनी वर्थ प्रूव करने का। और इसी चांस ने गाइस जो जेंडर बेस्ड अप्रोच है रेसलिंग की दुनिया से हटा दी और आज की बहुत सारी कई ऐसी फीमेल सुपरस्टार्स हैं जो उस चीज से मोटिवेट हुई हैं। और 1990s में स्टार्ट हुई उस डीवास डिवीजन से आज हम आ चुके हैं 2020 में, जिसको हम विमेंस एवोल्यूशन बुलाते हैं। और जबकि मंडे नाइट वॉर्स की विक्ट्री में WWE की बहुत बड़ा हाथ सारा मेल सुपरस्टार्स का था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से डीवास की भी इस चीज में इंपॉर्टेंस रही और अगर वो नहीं होती तो शायद इतनी जल्दी इतनी बड़ी लीड जो है वो WWE नाइट्रो के ऊपर नहीं बना पाती। तो ये वीडियो रहने वाली है काफी ज्यादा एक्साइटिंग। जो हमारा लाइक का गोल है वो है 2000 का। फटाफट से आप इस वीडियो पर लाइक करें, एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया एंड वेलकम बैक टू मंडे नाइट वॉर्स। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एपिसोड के बारे में जो कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला है। एपिसोड नंबर 13 जिसका नाम है डीवास गॉन वाइल्ड। और फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूं आपको, अगर आप सीरीज में एकदम से नए हैं और आपको पता नहीं यहाँ पे चल क्या रहा है, तो 12 एपिसोड ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इस सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप एपिसोड 1 to 12 सारे चेकआउट करें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी कि आखिर कैसे WWE ने अपना नाम बनाया इस इंडस्ट्री के अंदर और WCW गेम जो है वो खत्म करी थी। अब 1970s और अर्ली 1980s का ये टाइम था जब विमेन रेसलर बेसिकली मेन रेसलर्स के शैडो में रहते थे और रेसलिंग में उनका कुछ खास काम था नहीं। पॉल हेमन यहाँ पे उनको बताते हैं कि इनको बहुत ही कम फीचर करा जाता था, कभी कभी इसलिए डाल दिया जाता था मैचेस में ताकि लोगों को थोड़ा बहुत कुछ चेंज देखने को मिले। लेकिन गाइस कभी भी फैंस ने इनको ढंग से एक्सेप्ट नहीं करा और यहाँ पे विंस मैकमैन के पास एक चैलेंज था कि वो कुछ और आइडियाज को सोचें अगर उनको विमेन को इम्प्लीमेंट करना है अपने बिजनेस के अंदर। और उनमें से एक आइडिया था कि बड़े बड़े पॉपुलर मेल सुपरस्टार्स का उनको मैनेजर बना दिया जाए। और ऐसी एक मैनेजर का बहुत कमाल का जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ वो है मिस एलिजाबेथ, जो कि माचो मैन रैंडी सैवेज को मैनेज करती थी। और ये चीज बहुत अच्छे से उनके लिए काम कर रही थी क्योंकि पहली बात तो बहुत सुंदर थी दिखने में और दूसरी चीज फैंस भी इसको देख के बहुत खुश हो रहे थे। तो 1990 में विंस मैकमैन ने डिसीजन लिया कि वो विमेंस टाइटल को रिटायर कर देंगे क्योंकि अब कोई भी विमेंस मैचेस उनको अपने शो पे करने नहीं थे। लेकिन जब 1993 में मंडे नाइट रॉ लॉन्च हुई तो उसने एक अपॉर्चुनिटी दी WWE और विंस मैकमैन को कि वो कुछ इनोवेशन कर सके, अपने शो में कुछ वैरायटी ला सके ताकि लाइव क्राउड को वो चीज पसंद आए। और इसी वजह से वो विमेंस डिवीजन को वापस लेकर आ गए थे। अब गाइस उस समय पे WCW में एक फीमेल सुपरस्टार थी जिनका नाम मडूसा था। और सीएम पंक कहते हैं कि मडूसा सिर्फ एक प्रिटी फेस नहीं थी, ऐसा नहीं था बस सुंदर है दिखने में, लेकिन एक्चुअली उनके अंदर एक जेन्युइन रेसलिंग एबिलिटी थी। और फॉर्मर WWE डीवा केटलिन हमको बताती हैं कि क्योंकि यहाँ पे मडूसा के पास WCW में करने के लिए कुछ खास नहीं था तो उन्होंने शिप जंप करा, WWE के साथ साइन करा और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को रिसीव करने के बाद उनका यहाँ पे नाम रखा गया था अलंड्रा ब्लेज। और वो आते ही कुछ समय में विमेंस चैंपियनशिप भी जीत चुकी थी। तो ये एथलेटिक थी, इनकी आउटफिट काफी कमाल की लगती थी, थोड़ा बहुत जैपनीज स्टाइल भी इनके साथ मैच करता था। और बेथ फिनिक्स कहती हैं कि अलंड्रा ब्लेज पहली ऐसी विमेन थी जो कि ऐसा नहीं है कि मैं बस किसी एक सुपरस्टार को मैनेज कर सकती हूँ और मैं बस सुंदर दिखती हूँ, लेकिन ये एक ऐसी सुपरस्टार थी जो कि अपने बलबूते पे सब कुछ कर सकती हैं, मार भी सकती हैं बाकी फीमेल सुपरस्टार्स को। लेकिन जो WWE के पास प्रॉब्लम थी गाइस कि उनके पास सिर्फ अलंड्रा ब्लेज थी और कोई था ही नहीं, मतलब उनके फीमेल रोस्टर के अंदर कोई डेप्थ नहीं थी। और यहाँ पे डैनियल ब्रायन और वेड बैरेट हमको बताते हैं कि किस तरीके से अलंड्रा ब्लेज इतने लंबे समय के लिए चैंपियन रही कि कुछ लोग उसमें खास इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे और वो कुछ समय बाद बोरिंग हो गया। तो इस समय पे मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स नीचे गिर रही थी और इस चीज का फायदा उठाया WCW के ओनर टेड टर्नर ने। और मंडे नाइट रॉ के साथ हेड टू हेड उन्होंने एरिक बिशॉफ को एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनाकर लॉन्च कर दिया WCW मंडे नाइट रॉ का शो। और विंस मैकमैन कहते हैं कि ये रियल कंपटीशन था क्योंकि WCW उनके मेजर स्टार्स को साइन कर रही थी, वो जानते थे उनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद WCW ने एक ऐसी चीज करी जिसने पूरे स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट को हमेशा के लिए बदल दिया। अब अलंड्रा ब्लेज जबकि WWE की विमेंस चैंपियन थी, उस समय पे WCW के पास जैसा कि मैंने कहा पैसे बहुत थे, उनकी पावर थी और इसी वजह से उन्होंने उनको साइन करा और मडूसा के नाम से वो वापस लेकर आ गए उनको WCW में। अब यहाँ पे बात ये थी गाइस कि अलंड्रा ब्लेज ने एरिक बिशॉफ को बताया कि भाई मेरे पास ये WWE का विमेंस टाइटल पड़ा है, मैं इसका क्या करूं, क्या मैं उनको वापस दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन एरिक बिशॉफ ने
ने उनको कहा भाई देखो तुम इसको वापस मत करो, तुम इसको लेके आ जाओ WCW नाइट्रो के शो पे। और वो कहते हैं कि जबकि एलेंड्रा ब्लेस इस बात के लिए मान नहीं रही थी, मैंने उनको बहुत मुश्किल से मनाया कि हम इस टाइटल को लेंगे और नाइट्रो के शो पे इसको कचरे के डब्बे के अंदर फेंक देंगे। तो मेडूसा आती है इस टाइटल को लेके, जो कि WWE का विमेंस टाइटल था, और WCW नाइट्रो के शो पे उसको कचरे के डब्बे के अंदर फेंक के कहती हैं कि ऐसा ही कुछ मैं WWE के बारे में भी सोचती हूँ। और विंस मैकमैन कहते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल तो थी, लेकिन डेफिनेटली ये पर्पस पे करी गई थी यहाँ पे WCW की तरफ से। और बेथ फीनिक्स कहती हैं कि एक बहुत ज़्यादा मेजर मोमेंट थी रेसलिंग की हिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे WCW ने ऑफिशियली वॉर को डिक्लेयर कर दिया था ऑन WWE। और पॉल हेमन यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से ये वही इंसिडेंट था जिसकी वजह से बोथ ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन हमें बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले दोनों ही कंपनीज में। और ये दूसरा लगातार हफ्ता था जब नाइट्रो ने रॉ को हरा दिया था रेटिंग्स के अंदर, तो ये चीज एक बड़ी बात थी। और जैसे ही 1996 स्टार्ट हुआ, मिस एलिजाबेथ को भी WCW ने साइन कर लिया था और उनकी कंपनी के लिए डेफिनेटली बहुत बढ़िया चीज थी। लेकिन ये जो सारे मूव्स कर रही थी WCW विमेन के रिगार्डिंग, ये एक और चीज प्रूव कर रहा था कि एक्चुअली में विमेन के आने की वजह से कुछ ना कुछ चेंज तो डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि इनकी वजह से WCW की रेटिंग्स बढ़ रही थी। और ये चीज गाइस WWE के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि विंस मैकमैन बस सोच में पड़ गए थे कि आखिर उनको अब करना क्या है। तो विंस मैकमैन विमेंस चैंपियनशिप को इस पूरे बड़े इंसिडेंट के बाद वापस नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि उनको लगा इस टाइटल की बहुत डिसरिस्पेक्ट हो चुकी है और फैंस के दिमाग में शायद इसकी अब कभी उतनी हालत अच्छी नहीं होने वाली है। और WWE ने कोशिश करी ढूंढने की कुछ ऐसी फीमेल टैलेंट को जो कि अट्रैक्टिव हो और उनको वो किसी और वे में यूज कर सकें अपने शो पे, सिर्फ रेसलिंग एबिलिटी की तरह ही ना कर सकें। और उन्होंने सबसे पहले जिस सुपरस्टार को साइन करा उनका नाम था गाइस सनी, और वो एक बहुत ही फोटोजेनिक, बहुत अट्रैक्टिव फीमेल थी। और जबकि उन्होंने स्टार्ट करा था एज अ मैनेजर, कुछ ही समय बाद वो WWE की सबसे पहली ऑफिशियल डीवा बन चुकी थी। और ये जो नया आइडिया विंस मैकमैन लेके आए थे, ये उनको नाइट्रो के अगेंस्ट कम्पीट करने में अलाइव रख रहा था। तो जबकि सनी का कैरेक्टर स्टार्ट में गाइस नॉर्मल था कि वो अपनी ब्यूटी को दिखाएंगी, उन्होंने धीरे धीरे अपनी सेक्स अपील का यूज करना स्टार्ट कर दिया। और दूसरी तरफ थी गोल्डस्ट की मैनेजर, जिनका नाम था मार्लिना। और कोडी यहाँ पे हमको बताते हैं कि गोल्डस्ट कुछ ऐसी चीजें करते थे जो कि मैन बिल्कुल देखने में खुश नहीं होते थे, बहुत बिजार था उनका कैरेक्टर। लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ मार्लिना आती थी, जो कि एक ब्यूटीफुल दिखने वाली लड़की है, और वो कुछ करती नहीं, बस रिंग साइड पे खड़े होकर सिगार फूकती हैं। और ये चीज डॉल्फ ज़िगलर कहते हैं कि उनको तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगती थी। और यहाँ पे गाइस WWE काइंड ऑफ फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि क्या उनका एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल फॉर्मूला हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ शायद WCW को ऑलरेडी एक विनिंग फॉर्मूला मिल चुका था इन द टर्म ऑफ NWO। और ये बात अभी तक हम जान चुके हैं कि WCW की ऑलमोस्ट 2 साल की स्ट्रीक स्टार्ट हो गई थी। उन्होंने लगातार हराया था मंडे नाइट रॉ को रेटिंग्स में, और वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के आने के बाद ही हुआ था। लेकिन इस समय पे गाइस WWE कंटिन्यूअसली पुश कर रही थी यहाँ पे सनी को। और डैनियल ब्रायन कहते हैं कि जो उनकी विनेट्स हमें देखने को मिल रही थी, जिस तरीके से वो अपनी हॉटनेस को जता रही थी ऑन मंडे नाइट रॉ, उनको तो वो बहुत खुश कर रहा था। और यहाँ पे ईव टॉरेस और AJ ली हमको बताती हैं कि किस तरीके से साल 1996 में सनी वॉज द मोस्ट डाउनलोडेड सेलिब्रिटी, यानी कि लोग उनको इतना ज्यादा पसंद करने लग गए थे कि उनकी फोटोज और उनकी सेगमेंट्स, बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा डाउनलोड हो रही थी, उनके फैन क्लब्स बन चुके थे। और ऑब्वियसली ऐसी चीजों से जो है वो मेल फैंस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, और वो पहली ऐसी सुपरस्टार थी जो WWE में ऐसा कुछ कर रही थी। अब गाइस इस समय पे WCW की विमेन की मैं बात करूं तो वो कुछ खास उनके साथ कर नहीं रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ WWE डेफिनेटली इंप्रूव करती जा रही थी और वो सेक्सुअल अपील बढ़ाए जा रही थी अपनी फीमेल कैरेक्टर्स के अंदर। और बेथ फीनिक्स कहती हैं कि अगर कोई भाई सुंदर दिखने वाली लड़की छोटे कपड़े पहन के आ जाए तो भला रेटिंग्स तुम्हारी कैसे नहीं आएंगी। उस समय पे थिंकिंग ही ऐसी थी। और ये जो इतनी ग्रोथ चल रही थी WWE की गाइस, इसके साथ वो एक और बिल्कुल टोटली डिफरेंट कैरेक्टर को लॉन्च करने वाले थे। और फरवरी 16, 1997 को इन योर हाउस के पेपर व्यू में सबसे पहली बार हमें चाइना देखने को मिली। और यहाँ पे गाइज एक ऐसी चीज हुई कि लोग इनको देख के कह रहे थे क्या ये एक लड़की है, क्योंकि चाइना बाकी टिपिकल फीमेल रोस्टर की तरह ऐसे कोई सेक्सुअली अपीलिंग नहीं थी, लेकिन वो अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक थी, क्योंकि वो इकलौती ऐसी फीमेल सुपरस्टार थी जो कि अपनी मसल्स को फ्लेक्स कर सके और मे बी आधे मेल रोस्टर को भी जो है वो अकेले अपने बलबूते पे मार सके। और इसी उनकी यूनिकनेस ने जो है वो फैंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करा।
अब उनको DX के साथ हम जानते हैं अलाइन कर दिया गया था, और अगर आपने DX वाला एपिसोड नहीं देखा तो डेफिनेटली वहाँ पे जाके देखें। और कितने सालों तक वो DX के साथ बनी रही, और जो भी उनके अपोनेंट्स होते थे चाइना उनके नाक में दम करके रख देती थी। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा कमाल की यहाँ पे चल रही थी WWE के लिए। लेकिन WCW भाई अपनी विमेन सुपरस्टार के साथ कुछ कर ही नहीं रहे थे, और दूसरी तरफ जो है वो WWE धीरे धीरे इंप्रूव करती जा रही थी, और विमेन उनके रोस्टर का अब एक क्रूशल पार्ट बनना स्टार्ट हो गए थे। एरिक बिशॉफ यहाँ पे कहते हैं कि भाई उनको विमेन्स डिवीजन बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उनके पास काफ़ी लैक ऑफ टैलेंट था। मतलब वो कहते हैं बहुत मुश्किल था ऐसी लड़कियों को ढूंढना जो कि काफ़ी अच्छी रेसलिंग एबिलिटी रखती हो, और वो कह रहे थे जो मैनेजर वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना हो चुका था, लोग उसको पसंद नहीं करते थे, तो उनको कुछ ना कुछ अलग करना था, और उनको कुछ ऐसा करना था कि वो शायद WWE के अगेंस्ट इस चीज़ में कम्पीट कर सकें। तो उन्होंने देखा कि जैसे NBA के अंदर चीयर लीडर्स आती हैं जो कि ब्रेक के अंदर डांस करती हैं, क्यों ना ये चीज़ मैं रेसलिंग के अंदर लेके आऊँ, और उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया WCW नाइट्रो गर्ल्स को। और ये बेसिकली गाइज एक ग्रुप ऑफ डांसर्स था जो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, ये ब्रेक से पहले और एकदम ब्रेक के बाद आके डांस करती थी शो में, ताकि लोग जो हैं वो उनके लिए शो में आए, और उसके बाद जो भी फॉलो अप करेगा इस डांस को वो भी लोग साथ के साथ देख लेंगे। तो डॉल्फ ज़िगलर कहते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि लड़कियों से ऑब्वियसली लोग अट्रैक्ट होते थे, और बुकर टी भी यही चीज़ कहते हैं कि ये एक अलग डिफरेंट आइडिया था, और डेफिनेटली स्टार्ट में तो WCW के लिए काम कर रहा था। अब दूसरी तरफ सनी यहाँ पे कहती हैं कि भाई नाइट्रो गर्ल्स एक अच्छा आइडिया तो जरूर था, लेकिन WWE की अगर हम फीमेल रोस्टर की बात करें, जो वो कैपेसिटी रखते थे, जो कि वो ब्यूटी रखते थे, वो माइल्स बेटर था एज कम्पेयर टू WCW। और ये एक ऐसा पॉइंट आ चुका था WWE के लिए कि फाइनली उनके रोस्टर के अंदर विमेन जो है वो थोड़ी रेलिवेंट होनी स्टार्ट हो गई थी। और जब 1998 के अंदर गाइस एटीट्यूड एरा आई, तो ऑब्वियसली WWE के अंदर एक बड़ा क्रिएटिव चेंज आने वाला था, उनका कंटेंट और एजियर बनने वाला था और एडल्ट बेस्ड बनने वाला था। और इस समय पे लोग ही ऐसे थे कि उनको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता था, जो कि थोड़ा सेक्सुअल हो, थोड़ा एडल्ट हो, और ये बाकी रेडियो टेलीविजन हर जगह बिल्कुल शॉक कर रहा था लोगों को कि आखिर WWE ऐसे अपनी बाउंड्रीज को पुश कर रही है और बिल्कुल एक कमाल का कंटेंट सबके आगे पेश कर रही है। तो इस ग्रोथ की वजह से WWE ने फाइनली थोड़ा सा क्लोज इन करना स्टार्ट करा WCW के ऊपर रेटिंग्स के मामले में। और AJ ली भी यहाँ पे बताती हैं कि फाइनली ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई अब विमेन थोड़ी रेलेवेंट हो चुके हैं WWE के अंदर, और अब आ चुका था वो टाइम जब WWE ने एक और बॉम्ब शेल प्लान करा हुआ था अपने फैंस के लिए। एक ऐसी डीवा आने वाली थी जो पहले अपने पुरानी गिमिक के अंदर फेल हो चुकी थी, लेकिन गाइस अब उनको एक बड़ा पुश मिलने वाला था एज द नेक्स्ट बिग डीवा ऑफ WWE। और माइकल कोल यहाँ पे कहते हैं कि ये एक मॉडल थी, एक ऐसी डीवा थी जो कि सारे फैंस की ड्रीम है, और मैं बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं बल्कि सेबल की गाइस। और विंस रूसो कहते हैं कि जब सेबल अपनी एंट्री करती थी तो लोग बिल्कुल पागल हो जाते थे। और स्टार्टिंग में इनको भी एज अ मैनेजर ही इंट्रोड्यूस करा गया था, मार्क मैरो नाम का एक सुपरस्टार था जिनके साथ इनको कंबाइन करा गया था, लेकिन धीरे धीरे सेबल उनसे ज़्यादा पॉपुलर होने लग गई थी, और ये बात स्टोरी लाइन में मार्क मैरो को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, और वो सेबल को काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि थोड़ा बुली करना स्टार्ट कर चुके थे कि भाई तुम बैक स्टेज जाओ, तुम मेरे मैचेस में यहाँ पे नहीं आ सकती हो। और यहाँ पे सेबल केवल अपनी ब्यूटी नहीं दिखा रही थी, बल्कि वो विमेन एम्पावरमेंट को भी फीचर कर रही थी, एक ऐसी चीज जो कि शायद कभी हमें देखने को नहीं मिली। और नटालिया यहाँ पे कहते हैं कि उनके लिए सेबल ने ही डीवा वर्ड को कॉइन करा था, क्योंकि वो यहाँ पे सनी और चाइना की तरह नहीं थी, वो पहली ऐसी सुपरस्टार थी जो कि अपनी ब्यूटी के साथ, मतलब अपने शरीर पे सबसे कम कपड़े पहनकर भी जो है वो इतनी पावरफुल एक्ट को परफॉर्म कर सकें, ऐसा कोई और था नहीं। और सेबल यहाँ पे हमको बताती हैं कि भाई देखो मेरे पास जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं उसका बेस्ट करने की कोशिश करती थी, और यही चीज़ गाइस उनको एक कंप्लीट पैकेज बनाता था। और इस पैकेज में सिर्फ लुक्स और एक पावरफुल फिगर नहीं बल्कि इन रिंग एबिलिटी भी आती थी। और हमें देखने को मिलता है गाइस कि किस तरीके से सेबल यहाँ पे मार्क मैरो को डंप कर देती हैं और रिंग के अंदर जो है उनको एक पावर बॉम्ब दे देती हैं। ये अपने आप में एक ऐसी मोमेंट थी जहाँ पे फैंस बिल्कुल पगला गए थे। तो WWE की स्टोरी लाइंस इस समय पे जिस तरीके से चल रही थी, फाइनली 2 साल के बाद उनको पहली विक्ट्री मिली थी ओवर WCW नाइट्रो। और इस समय गाइस अब बारी आ चुकी थी मेल सुपरस्टार्स की, क्योंकि भाई अगर पूरे रोस्टर पे इतनी सारी फीमेल्स हैं जो कि एक सेक्सुअल अपील रख रही हैं, तो व्हाई नॉट डू द सेम विद द मेल सुपरस्टार्स। तो हमें सेक्सुअल चॉकलेट मार्क हेनरी देखने को मिलते हैं, द रोस्टर्स पॉर्न स्टार जो कि वाल वीनस थे, और कोई कैसे भूल सकता है जेरी लॉलर की फेवरेट गॉडफादर की हो ट्रेन। ये सारी चीजें मंडे नाइट रॉ पे कमाल मचा रही थी। और WCW गाइस इसके साथ कहाँ कोप करने वाली थी, क्योंकि जो नाइट्रो गर्ल्स वाला आइडिया था वो इतनी दूर वो कभी लेकर ही नहीं जा रहे थे। मतलब कोडी कहते हैं कि अगर उनके हिसाब से नाइट्रो गर्ल्स इस चीज का कॉमेंट थी, इस चीज का आंसर था,
तो वो कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे थे, क्योंकि नाइट्रो गर्ल्स तो एक चीयर लीडर वाला एक्ट था, एक फिलर था, और कहाँ दूसरी तरफ यहाँ पे WWE जो है वो इतना एजी कंटेंट हमको दिखा रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी पूरे 1998 की समर में जो है वो मंडे नाइट रॉ और WCW नाइट्रो जो है वो रेटिंग्स में एक दूसरे के अगेंस्ट विक्ट्री ट्रेड कर रहे थे। अब विंस मैकमैन गाइस बेसिकली यहाँ पे हार नहीं मानने वाले थे। विंस मैकमैन एक भी कदम पीछे नहीं रखने वाले थे और वो अपने आप को पुश करे जा रहे थे, क्योंकि सेबल इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। और कोफी किंगस्टन कहते हैं कि भाई तुम कैसे अपना टीवी बंद कर सकते हो अगर कोई इवनिंग गाउन मैच चल रहा है, कोई बिकनी कॉन्टेस्ट चल रहा है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और केविन नैश कहते हैं कि भाई हम कुछ भी कर ले अपने पूरे शो के ऊपर, अगर ऑपोजिशन में सेबल है देन वी आर गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड। ये बात हमको पता लग गई थी। और जो सबसे पहली बड़ी फ्यूड फाइनली गाइस आप ध्यान दें, यहाँ पे जो बड़ी फ्यूड आई विमेंस डिवीजन के अंदर वो थी सेबल अगेंस्ट जैकलिन। और 3 साल बाद एक ऐसे टाइटल को विंस मैकमैन वापस लेके आए जो कि एक समय पे उन्होंने बरी कर दिया था, क्योंकि इतना ज्यादा वो डिसरिस्पेक्ट हो चुका था। और सितंबर 1998 में गाइस हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे सेबल और जैकी का मैच होता है फॉर द विमेंस चैंपियनशिप, जहाँ पे मार्क मैरो मदद करते हैं जैकी की। सेबल इस मैच को तो हार जाती हैं, लेकिन टाइटल को वापस लाने का मतलब ये था कि अब WWE अपने रोस्टर को और भी ज्यादा एक्सपैंड करने वाली थी, और भी ज्यादा जो अट्रैक्शन थी वो सेक्स अपील थी, अब वो फाइनली रेसलिंग के साथ मिलने वाली थी और भी चीजें अच्छी होने वाली थी यहाँ पे WWE के लिए। और जॉन सीना यहाँ पे कहते हैं कि एटीट्यूड एरा के समय पे विमेन एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी। स्टेफनी मैकमैन बताते हैं कि किस तरीके से विमेन स्टोरी लाइंस में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो रही थी। और मैं बात कर रहा हूँ अब जनवरी 24, 1999 की रॉयल रंबल पेपर व्यू, जब 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड चाइना जो है वो गाइस यहाँ पे एंटर कर गई थी रॉयल रंबल मैच में। और ना ही सिर्फ इतना, उन्होंने मार्क हेनरी को भी एलिमिनेट कर दिया। तो मिस कहते हैं कि WWE की जो डीवास थी इस समय पे उनको एक्चुअली में इतना ज्यादा पुश करा जा रहा था कि हर बंदा हर डीवा को अपने पास ही रखना चाहता है। लेकिन थिंग्स इतनी ज्यादा ग्रो कर रही थी गाइस, और इसके बाद सेबल ने यहाँ पे कर दिया प्लेबॉय मैगजीन का कवर का फोटोशूट। और जो सक्सेस है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था यहाँ पे, क्योंकि ये बन गई वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्लेबॉय मैगजीन्स इन द हिस्ट्री ऑफ द मैगजीन। और WWE के लिए विमेन गाइज एक इतनी पॉपुलर हो चुकी थी जो कि कभी किसी ने भी नहीं सोचा था। अब चाइना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं, और सीएम पंग यहाँ पे कहते हैं कि भाई ऐसा मुझे लगता है कि कोई नहीं कर पाएगा, हिस्ट्री में ये चीज कभी रिपीट नहीं होने वाली कि कोई फीमेल सुपरस्टार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतेगा। और माइकल कोल कहते हैं कि भाई देखो तुम्हें पसंद आए या ना आए, तुम अग्री करो या ना करो, लेकिन जो हम कंटेंट उस समय लोगों को दे रहे थे वो कंटेंट लोग देख रहे थे डेफिनेटली, और इस चीज में कोई भी मनाही नहीं है। तो गाइस लोग हमेशा एक्साइटेड रहते थे मंडे नाइट रॉ के ऊपर कि क्या हमें देखने को मिलेगा, क्या सेबल करेगी, क्या और कोई डिवास करेंगी, और इसकी वजह से सब कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था। और इस समय तक WWE ने अपनी रेटिंग्स ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा कर ली थी। और नटालिया यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से WCW ने अपनी विमेन के ऊपर हमेशा अंडर एस्टिमेशन करी और उनको कभी कुछ करने नहीं दिया, क्योंकि विमेन बहुत कुछ कर सकती हैं जो कि WCW ने कभी उनको अलाउ नहीं करा। और एक दो ही नाम थे जो कि थोड़ा बहुत कुछ कर रहे थे, स्टेसी कीबलर, टोरी विल्सन जैसे, लेकिन वो भी काफी नहीं था। और एक तरफ जहाँ पे WCW कंफ्यूज थी, दूसरी तरफ WWE लॉन्च करने वाली थी अपनी एक और बड़ी डीवा को, जिनका नाम था गाइस लीटा, जो कि डेफिनेटली दिखने में और लुक्स में तो सेक्सी थी ही, लेकिन वो एथलेटिक भी थी गाइस, और एक ऐसी एबिलिटी लेके आई थी जो कि पहले कभी भी किसी WWE विमेन के अंदर हमें देखने को नहीं मिली थी। मतलब ये मून सॉल्ट्स कर रही हैं, हेड सीजर्स कर रही हैं। रैंडी ऑर्टन कहते हैं दिस वाज सम कूल शिट, मतलब समझो मेरी फीलिंग्स को, जब मैं लीटा को देख रहा था तो कितना मजा मुझे आ रहा था। और लीटा कहते हैं कि स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली मेरा रोल क्या होगा, तो इसकी वजह से WWE ने मुझे रेसलिंग में ही मिक्स कर दिया, और मैं उस चीज में बहुत ज्यादा खुश थी, और फैंस को भी बहुत ज्यादा ये चीज पसंद आ रही थी। तो इनके शरीर पे टैटूज हैं, पंक म्यूजिक को पसंद करती हैं। ये एक ऐसी डीवा थी जो कि और किसी डीवा में नहीं था, सारे ट्रेड्स इनके अलग थे, ये भी अपने आप के अंदर यूनिक थी बहुत ज्यादा। और बाय 2000 गाइस, द ईयर 2000 डेफिनेटली मंडे नाइट रॉ नंबर 1 शो बन चुका था रेसलिंग के अंदर। और जबकि मेल सुपरस्टार्स चार्ज को लीड कर रहे थे, फीमेल सुपरस्टार्स भी एक बहुत बड़ा पॉइंट बन चुकी थी। एथलेटिसिटी थी, सेक्सीनेस थी, पावरफुल था, और अब एक ऐसा नाम इंट्रोड्यूस होने वाला था लीटा के बाद जो कि इन तीनों चीजों को एक ही पैकेज में साथ लेकर आने वाला था।
और वो और कोई नहीं थी बल्कि थी ट्रिश स्ट्रैटस। और यहाँ पे ट्रिश कहती हैं कि वो हमेशा एथलेटिक काम करना चाहती थी, वो WWE में आके कुछ ऐसा करना चाहती थी जो कि मेल सुपरस्टार्स भी करते हैं। और सबसे पहले उनको भी गाइस यहाँ पे एज अ मैनेजर ही लेकर आया गया था और वो टेस्ट और एल्बर्ट के साथ जो है एज अ मैनेजर आई थी। उनकी सेक्सी अपील थी। और यहाँ पे ट्रिश कहती हैं देखो भाई सीधी सी बात है, अगर फैंस की अटेंशन लेने के लिए मुझे बिकिनी में आना पड़ेगा, मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि उसके बाद भी देखो मैं रिंग में क्या कर सकती हूँ। और सेबल तारीफ करती है यहाँ पे ट्रिश की कि जिस तरीके की वो बम्प्स ले पाती हैं, जितनी वो स्ट्रांग है और कोई भी विमेन रेसलर नहीं देखी सेबल ने आज तक अपनी हिस्ट्री में। और यहाँ पे गाइज अलोंग विद सेक्सीनेस, अलोंग विद फिजिकल एबिलिटीज, लीटा और ट्रिश जो है वो फैंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। और दूसरी तरफ WCW की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है। तो जनवरी 2001 के अंदर गाइस टर्नर ब्रॉडकास्ट यानी कि टेड टर्नर ने अपनी सारी कंपनीज पे जो है वो हाथ फेर दिया था और अमेरिकन ऑनलाइन यानी कि AOL और साथ के साथ टाइम वार्नर ने मिलकर यहाँ पे टर्नर की कंपनी को खरीद लिया था। और एरिक बिशॉफ जो कि सोचते थे कि हमेशा मेरे पास टेड टर्नर की खाली चेकबुक पड़ी रही थी, वो चली गई। और ये जो नए ओनर्स आए इन्होंने बोला कि भाई हमें थोड़ा लेस एजियर कंटेंट चाहिए और ये चीजें हम अपने शो पे नहीं देखना चाहते। तो क्योंकि अब WCW को रूल्स फॉलो करने पड़ रहे थे, जो चीजें WWE वाले कर रहे थे वो WCW चाह के भी नहीं कर सकती थी, लेकिन विंस मैकमैन की मेंटालिटी थी कि विन एट ऑल कॉस्ट। और वो अपनी बेटी स्टेफनी मैकमैन को भी अब विमेंस डिवीजन के अंदर इन्वॉल्व करने वाले थे। और स्टेफनी इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी क्योंकि पहली बात तो वो मैकमैन थी, उनको पता था कि मुझे अपना कैरेक्टर प्ले कैसे करना है। उसके बाद उनको अपने ऊपर इंसल्ट्स लेने में कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो पहली एक ऐसी पावरफुल वुमेन बन गई पूरी विमेन रोस्टर के अंदर जो कि और कोई इतनी पावर पोजेस नहीं करता था, क्योंकि वो अपने आप में एक मैकमैन है और वो जो चाहे वो कर सकती है। तो वो अपने फादर के अगेंस्ट भी चली गई, वो ट्रिपल एच के साथ मिल गई, उन्होंने चीटिंग से विमेंस चैंपियनशिप भी जीत ली। ऐसी चीजें वो कर रही थी यहाँ पे जो कि और अगेंस्ट उनके कोई कर नहीं सकता है। और इनके अंदर भी अपने आप में जो है एक यूनिकनेस थी। और ये जो पावरफुल पैक ऑफ फीमेल रोस्टर था WWE का, इसने हेल्प करा इवेंचुअली WCW को हराने में। और माइकल कोल कहते हैं जबकि इस बात में कोई शक नहीं है कि ऑस्टिन रॉक DX जो थे वो टॉप पे थे, लेकिन विमेन की अंडर एस्टिमेशन हमको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, डिवास की अंडर एस्टिमेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि WWE ये बात जानती थी कि आखिर उनको कैसे अपने फीमेल सुपरस्टार्स को एक मेगा स्टार बनाना है। और लीटा कहती हैं इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि आज से पहले कभी भी विमेन को ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी रेसलिंग के अंदर। और एटीट्यूड एरा में इस वजह से जो ये फीमेल्स ने इतना इंटेग्रल रोल प्ले करा, इसने अलाउ करा उनको एक और हिस्ट्री बनाने में, जो कि था December 6, 2004 को, जब पहली बार किसी फीमेल का मेन इवेंट मैच हुआ था ऑन मंडे नाइट रॉ। और ये था ट्रिश अगेंस्ट लीटा फॉर द विमेंस चैंपियनशिप। और यहाँ पे लीटा कहते हैं कि उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल मोमेंट्स है, प्रोबेबली उनका सबसे बढ़िया मैच है उनके पूरे करियर का। और ट्रिश कहते हैं यहाँ पे कि उन्होंने इस प्रेशर को बैक करा था। एक एक्सीलेंट मैच था इन दोनों के बीच में जहाँ पे लीटा जीत गई थी, ट्रिश को हराया था उन्होंने, वो बन गई थी नई विमेंस चैंपियन। तो गाइस जो भी काम करा एटीट्यूड एरा में फीमेल सुपरस्टार्स ने, वो आज की फीमेल रोस्टर साशा बैंक, बेली, बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, इन सब के लिए पॉसिबल तभी हो पाया क्योंकि एटीट्यूड एरा यानी कि 20 साल ऑलमोस्ट पहले इनकी जगह किसी और फीमेल सुपरस्टार ने मदद करी एक नींव बोई फीमेल सुपरस्टार्स के लिए, जो कि आज तक इस इंडस्ट्री में काम आ रही है। क्योंकि अगर ऐसा विंस मैकमैन ने नहीं करा होता, विमेन में इतना ट्रस्ट नहीं जताया होता, तो शायद आज तक ये एक ऐसी इंडस्ट्री रहती जो कि मेल डोमिनेंस होती। और इसी वजह से ये जो एपिसोड है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरे को आज पता लगा फाइनली कि किस तरीके से इन्होंने इतना इम्पैक्ट डाला एटीट्यूड एरा के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली गाइस फटाफट से लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और बहुत लोग पूछ रहे थे क्या अंडरटेकर के ऊपर कोई एपिसोड है, मैं आपको इतना सही कहूँगा, YESES थोड़ा बहुत कुछ है अंडरटेकर और स्टिंग के ऊपर जो कि आने वाला है बहुत ही जल्द मंडे नाइट वॉर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।